अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 14वां पाठ, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक आत्मपरक शैली में लिखा गया आत्मकथ्य है। मतलब जो वो अपने बारे में बता रही है, आत्मा ने अपने, कथ्य मतलब कथन, तो जो वो अपने बारे में बता रही है उस बारे में लिखा गया है, उसके बारे में, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है, जिनमें उसका लेखिका का किशोर जीवन भी है, उसमें उनके माता पिता की चर्चा की गई है, उनके विशेष तौर पर पिता की और माँ की भी चर्चा की गई है, और एक जो उनकी प्राध्यापिका है श्रीमती शीला अग्रवाल, उनका भी नाम विशेष रूप से उभर कर आया है। इसमें वो बता रहे हैं कि एक साधारण सी बच्ची से किशोरावस्था पार करते हुए वो कैसे एक असाधारण लेखिका के रूप में बन गई। तो इसमें सारे ही उनके जो जीवन के चरण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेखिका बताती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उन्हें याद है कि अजमेर में जहां पिता रहते थे वहां अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकें पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, और या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे कि लिखो। पहले जो बड़े लोग थे वो इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। डिक्टेशन मतलब कि शब्दों की कोई भी मात्राएं गलत ना हो, चाहे इंग्लिश की हो हिंदी की। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करते हुए बेपढ़ी माँ भी रहती थी। पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यानी बड़ा मान सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। उनकी दरिया दिली के बहुत चर्चे होते थे कि सब लोग कहते थे कितने अच्छे व्यक्ति हैं ये, कि बच्चों को ये केवल उपदेश नहीं देते बल्कि पढ़ाते भी हैं, घर बुला के पढ़ाते थे। एक और वो बड़े कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बड़े ही क्रोधी और अहमवादी थे। यानी एक तरफ कहने कि इतने अच्छे काम तो करते ही थे पिताजी, लेकिन क्रोधी भी बहुत थे साथ में। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहां आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा किया, जिससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन आर्थिक रूप से मतलब पैसे उनको नहीं मिले। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़कर रख दिया, और आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर न पड़े इसका प्रयास पिताजी हमेशा करते रहे। दूसरी ओर अभावों की ओर खिसकते के रहने के कारण उनका सारा क्रोध मां पर उतरता, और अपनों के हाथों चोट खाए पिताजी का विश्वास जो था वो शक्की हो गया, वो बड़े शक करने लगे। इतने शक्की स्वभाव के थे तो लेखिका कह रही है उनकी चपेट में हम सब आ जाते थे। लेखिका बताती है पिताजी के अनजाने और अनचाहे व्यवहार ने लेखिका के अंदर कुछ हीन ग्रंथियों को जन्म दिया। कैसे कि गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, और कह रहे लेखिका जो थी मन्नू भंडारी जी वो काली थी, तो कह रहे जो मुझसे बड़ी, यानी जो मन्नू जी से बड़ी 2 साल बड़ी जो खूब गोरी बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना करते और उसकी प्रशंसा करते। इस वजह से जो है लेखिका के मन में हीन भाव की ग्रंथि पैदा होगी। हीन भाव मतलब वो अपने आप को बड़ा कम समझ रहे, उसको लगता था मैं बहुत कम सुंदर हूं, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, ये सब कह रही है कि वह इतना नाम सम्मान पाने के बाद भी मैं इस झटके से उबर नहीं पाई कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी। यही कारण है कि मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। आज भी उनके शक्ति स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है, और वह अतीत आज भी भीतर हमारे जड़ जमाए बैठा है। कहते हैं जो इंसान का बचपन होता है ना, माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो उनको कैसे पाल रहे हैं। जो आपका बचपन है ना बच्चों, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और आप ये भी बात को ध्यान रखना कि आगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो आपका 6 से लेके 10th तक के स्पेशल, जो मैं बता रही हूँ स्पेशल, ये एक ऐसी क्लास होती है, इसके जो अध्यापक हैं, इसके जो आपके संगी साथी हैं, ये आपके साथ बहुत जीवन भर आपके दिमाग पे हावी रहेंगे। उनकी आदतें, उनसे बातचीत का तरीका, ये शरारतें, ये सब आपको जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाली है। तो बहुत सोच समझ के अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, मित्रता कीजिए, तो क्योंकि ये आपका जीवन, क्योंकि नींव पड़ रही है इस वक्त आपकी। तो 6ठी से 10वीं का जो काल है ये आपका बड़ा ही ऐसी याद रखने वाला समय है। अब लेखिका की बता रही है कि उसकी माँ जो थी पिता के स्वभाव की ठीक विपरीत थी। उनमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से ज्यादा ही थी। कह रही इतनी नहीं होनी चाहिए जितना मेरी माँ बर्दाश्त करती रहती थी। पिताजी की हर जाति को वो अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को
और जिद को सहज भाव से पूरा करती। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श न बन सका। क्योंकि लेखिका क्यों नहीं बन सका? लेखिका के लिए उनकी माँ आदर्श क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि उसने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा सहन करती थी, उसको गुस्सा आता था। क्योंकि ये नहीं होता कि अगर आप सहन कर रहे हैं तो ही आप अच्छे हैं, और जो आप जवाब ही नहीं दे रहे किसी गलत बात का, कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, तो आप जवाब नहीं दे रहे, तो आप ये मत मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको जवाब देना भी आना चाहिए। लड़के जवाब मत दो, लेकिन ऐसे अत्याचार को सहो भी मत। ठीक है। लेखिका याद करती है कि अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी, सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी, और यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय पड़ोस कल्चर को याद करके कह रही, महानगरों के फ्लैट कल्चर को देखकर मुझे सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जो उनके साथ वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है, उस समय के दास साहब महाभोज में इतने वर्षों बाद एकाएक जीवित हो उठे, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। कि मतलब मैं जब पुरानी चीजों को लिखने बैठती हूँ, जो लेखिका बहुत अच्छी राइटर है, आप इनका पढ़िएगा, उपन्यास हैं, कहानियां हैं। आपका बंटी, आजकल भी मैं मनु भंडारी की कहानियां पढ़ रही हूँ। बहुत ही सुंदर कहानियां मनु भंडारी ने लिखी हैं, बड़े अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानियां, और स्पेशली बाल मनोविज्ञान की। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब मैं बड़ी होकर लिखने बैठती हूँ तो मुझे कैसे याद आ जाती हैं पुरानी बातें, इतनी अच्छी तरह से याद है। कह रहे ये मेरे को बड़ा हैरानी होती है। लेखिका बताती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने पर, दोनों बड़े भाइयों की पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपना वजूद का एहसास हुआ, और पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और क्षमताओं को केवल रसोई तक सीमित रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बाहर ज्यादा जाए, लेकिन घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों से बस इतना वो पिताजी करते थे उनके लिए अच्छा काम, कि जो राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे उनके बहस अपने बच्चों को सुनने देते थे, स्पेशली लेखिका को। उन चर्चाओं में पार्टी की नीतियां और आपसी मतभेद तो समझ में नहीं आते थे, लेकिन देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं में मन से मन जरूर आक्रांत रहता था, यानी दुखी हो जाता था, गुस्सा भी आता था सुन के कि अंग्रेज कैसे कैसे अत्याचार हम भारतीयों पर कर रहे हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ, और उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी। उसके बाद एक शरद चंद्र, आप जानते हो, शरद चंद्र, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इन सबका साहित्य वो पढ़ती गई मनु भंडारी जी, और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई इस उम्र में कह रही, मैंने जितना समझ सकती थी मैंने उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। वैसे भी 46-47 में के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। आप देख रहे हो, बिल्कुल आजादी के करीब की बात हो रही है, 1946 की। रोज प्रभात फेरी, कभी हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम के साथ जुड़े रहना हर युवा का अनुमान था, यानी उस वक्त सारे कॉलेज के बच्चे भी इन सब में शरीक हुआ करते थे। वो कह रही, मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बढ़ते खून को और लावा में बदल दिया। एक और शहर में बवंडर मचा था, और दूसरी तरफ मेरे घर में भी बवंडर मचा हुआ था। मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती, और ये बात पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा मैं उनसे बहस करने लगी। यह सिलसिला बस अब रोज का बन गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। इनकी विवाह हो गया, फिर भी मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए एक पत्र आया, और उस पत्र में क्या बताया था कि आप आकर मिले, मेरी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए, कि मतलब ये लड़की जो है बहुत अनुशासन खराब करिए, आप कॉलेज आइए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हुए, कहने लगे, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भन्नाते हुए गए थे। सॉरी। मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौटकर आए जब पिताजी तो खुश थे। कहा तो पिताजी ऐसा कह के गए थे कि लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी, तो ये बहुत डरी हुई थी। लेकिन
फिर वहां जाकर बड़े गर्व से कहकर आए कॉलेज में कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे। मैं अवाक थी, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिताजी इतने प्रसन्न होकर वहां से आए हैं। एक बार आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। ये घटना सुना रही है। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे, भाषणबाजी चल रही थी। इसी बीच पिताजी के एक दकियानुस मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में पूछा, तो मेरे बारे में कुछ बातें ऐसे करके बोल दी कि मन्नू की तो मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, कहकर चले गए। अब पिताजी के मित्र तो आग लगा के चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। जब मैं इस बात से बेखबर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। यानी वो मित्र तो चले गए आग लगा के, अब दूसरे बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। बोले, मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार मेरी तारीफ करते चले जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली कि ये जो आ गए, ये कि डॉक्टर अंबालाल जी आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा दी। लेखिका याद कर रही है कि उस समय, उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते चले जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर विरोधों में जीते थे। वे एक और अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे और दूसरी ओर सामाजिक छवि के लिए भी अपने सजग रहते थे। कॉलेज प्रशासन के एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में जो उनकी ये है लेक्चरर शीला अग्रवाल जी को मई 47 में नोटिस थमा दिया गया। तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। बस फिर तो कॉलेज के बाहर ऐसा हुड़दंग मचा, कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित मतलब बहुत समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। चिर प्रतीक्षित खुशी कौन सी थी? वो थी 15 अगस्त सन 1947 की खुशी। और मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि सन 1947 15 अगस्त को क्या मिला था। हमारे देश को आजादी मिली थी। तो इस वजह से जो है लेखिका ने कहा कि चिर प्रतीक्षित जो खुशी थी वो हमें बाद में मिली। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके मैं 1-2 प्रश्न आपको बताऊंगी, आप उनको अच्छे से कर जाइएगा, बाकी प्रश्न भी आप कीजिएगा। जैसे एक कहानी यह भी कहानी जो है लेखिका के जीवन की संघर्ष और सफलता की कहानी है। तो आप बताएंगे कैसे वो हीन भावना से ग्रस्त होती, ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ, उसकी बहन उससे ज्यादा सुंदर थी, पिताजी बार बार तुलना करते तो उसके अंदर हीन ग्रंथि बन गई, और किस तरीके से वो अपना जो उस वक्त का समाज था हमारा 1947 के आसपास की जो बातें हो रही है, तो कैसे वो अच्छे भाषण देती थी और किस प्रकार से उसने हड़तालें कराकर और ये सब करके कई बार पिताजी को नाराज भी किया, कई बार पिताजी को गौरवान्वित भी किया। तो ये सब बातें आप लिखेंगे, ठीक है। एक और ये कर जाएगा, लेखिका की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि मां का धैर्य, त्याग और सहिष्णुता लेखिका के स्वभाव के विपरीत गुण थे। था क्या उसमें, जो ऐसा कि मैंने कहा कि उनके चरित्र में निरीहता थी। वो उसके पिताजी की गलत बातों का कभी भी विरोध नहीं कर पाती थी, यानी वो अपना वजूद को बचा नहीं पाती थी अपने परिवार में। और ये बात देख के लेखिका को गुस्सा आता था, क्योंकि लेखिका बहुत ही दबंग, आप देख रहे हैं किस तरीके से, और उस समय की लड़की कैसे हड़तालें करा रही है, भाषण दे रही है। तो ये कितनी बड़ी बात रही होगी कि लेखिका का चरित्र कितना उभरा हुआ चरित्र था। तो ये सब आप उसमें लिख देंगे। अब इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।